नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। अगले आधे घंटे आपको रूबरू करवाते हैं तमाम बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा। अगले आधे घंटे में देंगे आपको हर वो खबर जो दिन भर रखेगी आपको अपडेट। तो शुरुआत मोदी से, नमो से। मोदी को अगले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया है। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में मोदी का स्वागत किया गया तो अहमदाबाद में उनका जोरदार स्वागत हुआ। मोदी करीब 10:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर मोदी का पूरा मंत्रिमंडल पहुंचा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न के मूड में नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी के झंडे लिए हुए थे और साथ में ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आडवाणी की नाराजगी के बावजूद उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। अब जल्द ही मोदी चुनाव प्रचार अभियान के मुखिया का पद छोड़ देंगे। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वादा किया कि वो 2014 के चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, उसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। आडवाणी खेमे की सुषमा स्वराज मोदी के नाम के ऐलान के वक्त वहीं मौजूद थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने मोदी को गुलदस्ता भेंट करने पर ड्रामा हो गया। जब नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने मोदी को गुलदस्ता भेंट किया तो नरेंद्र मोदी ने सुषमा से आशीर्वाद लिया और इस वक्त पहली बार सुषमा खुश नजर आईं। दिल्ली से बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार का सेहरा पहनकर गुजरात लौटे नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। मोदी पार्टी दफ्तर से सीधे आडवाणी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर निकले। मोदी आडवाणी के घर पहुंचे। आडवाणी ने मोदी को मिठाई भी खिलाई। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में नहीं पहुंचे। बाद में उन्होंने एक चिट्ठी जारी की जिसमें उन्होंने राजनाथ सिंह को लिखा कि वो उनके कार्य संचालन से खुश नहीं हैं। आडवाणी ने पार्टी के फैसले से खुद को अलग कर लिया। कल दिन भर जहां पार्टी दफ्तर में चहल पहल थी तो लालकृष्ण आडवाणी के घर के फाटक बंद पड़े रहे और बाहर सन्नाटा पसरा रहा। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से आशीर्वाद लेने उनके आवास गए। यहां उन्होंने अटल जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक जनपक्ष के नेता बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मोदी उनके शुभचिंतक हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मोदी के नाम के ऐलान का स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुधा मलैया के मोदी के नाम पर ऐलान के बाद खुशी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि मोदी के आने से शिवराज सिंह को फायदा मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी के इस फैसले का स्वागत किया। पार्टी नेता और सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर ने कहा कि लोग मोदी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर निकलते वक्त बाहर समर्थकों की इतनी भीड़ जुट गई कि मोदी करीब 20 मिनट तक फंस गए। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने मोदी पर निशाना साधा। भोपाल में उन्होंने पूछा कि मोदी क्यों व्याकुल हैं। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मोदी की राहुल गांधी से कोई तुलना नहीं है। एमपी के देवास में सचिन पायलट ने कहा कि मोदी एक विवादित शख्सियत हैं जबकि राहुल गांधी साफ सुथरी छवि के नेता हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने जैसे ही मोदी के नाम का ऐलान किया, गुजरात के अहमदाबाद में जश्न शुरू हो गया। राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की। राजनाथ सिंह ने फैसले को देश के हित में करार दिया। गुजरात के जामनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया।
बीजेपी के केंद्रीय दफ्तर में मोदी के नाम का ऐलान होते ही जश्न शुरू हो गया, लेकिन ये जश्न देर रात तक चलता रहा। मोदी समर्थक रुक रुक कर नारेबाजी करते और पटाखे जलाते रहे। मोदी की पीएम पद की दावेदारी के पीछे नागपुर का बड़ा हाथ रहा। नागपुर में भी मोदी के नाम का ऐलान होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अयोध्या के संत समाज ने चौबुजी मंदिर पर एक दूसरे संत को चंदन लगाकर मिठाई खिलाकर बधाई दी। संतों के मुताबिक बीजेपी को पहले ही मोदी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करना चाहिए था। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर मोदी के नाम पर मुहर लगने से हर कहीं जश्न का माहौल है। झारखंड में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। मोदी के नाम का औपचारिक ऐलान होते ही गोरखपुर में लोग सड़कों पर उतर आए। बीजेपी दफ्तर में मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। बीजेपी नेताओं का जश्न गुजरात के सूरत में भी देखने को मिला, लेकिन यहां भाजपाई जोश में होश खोते नजर आए। राजस्थान के झालावाड़ में मोदी समर्थकों ने खूब जोश दिखाया। जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और नरेंद्र मोदी के पक्ष में खूब नारे लगाए। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो उनके संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। गाजियाबाद में जश्न मना रहे करीब 1 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ता और व्यापारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सभी को पुलिस ने कोतवाली घंटाघर में बिठा लिया। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर संशय बरकरार है। बीजेपी के पोस्टर से मौजूदा सांसद लालजी टंडन गायब हो गए हैं। इंडिया न्यूज के सर्वे में हमने लोगों से पूछा था कि क्या आपने कभी बीजेपी को वोट दिया है, तो 60% ने हाँ में जवाब दिया। 59% लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी न कांग्रेस को वोट दिया है, जबकि 41% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। मोदी पर हुए सर्वे में हमने पूछा कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के फैसले को सही माना जाए या फिर गलत, तो करीब 65% लोगों ने इसे सही करार दिया। क्या मोदी बीजेपी को 272 सीटें दिला सकते हैं? सवाल के जवाब में 49% लोगों ने हाँ कहा और 51% लोगों ने कहा कि मोदी ऐसा नहीं कर सकते। क्या मोदी को मुसलमान वोट देंगे? इंडिया न्यूज के ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले नतीजे आए। 48% लोगों ने कहा कि मोदी को मुसलमानों के वोट मिल सकते हैं। हमने पूछा कि मोदी और आडवाणी में आप किसे पसंद करते हैं, तो इस पर 65% लोगों ने मोदी का साथ दिया। महज 48% लोग ही आडवाणी का साथ दे रहे हैं। इंडिया न्यूज के ओपिनियन पोल में 68% लोगों ने बेहतर सरकार देने के योग्य उम्मीदवार उन्हें माना है, जबकि 32% लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा दिखाया। चवालीस 40% लोग महंगाई से दुखी हैं, तो भ्रष्टाचार से करीब 56% लोग परेशान बताए गए। क्या मोदी की दावेदारी से क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे? 52% लोग ऐसा मानते हैं, जबकि 48% लोगों ने कहा कि क्षेत्रीय दल कमजोर नहीं होंगे। मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने से क्या जातिगत राजनीति खत्म हो जाएगी? इस सवाल के जवाब में 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। और अब खबर निर्भया गैंगरेप से जुड़ी, जिसमें 4 गुनहगारों को फांसी की सजा सुना दी गई। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इन 4 के गुनाह को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए इन्हें फांसी की सजा सुनाई है। जिन 4 को फांसी की सजा सुनाई गई उनमें मुकेश कुमार, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर शामिल हैं। इन 4 को रेप, हत्या के मकसद से अगवा करना और लूटपाट करने समेत 13 धाराओं में दोषी ठहराया गया था। जैसे ही साकेत के फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडिशनल सेशन जज योगेश का फैसला सुनाया, 4 गुनहगार कोर्ट रूम में ही फूट फूट कर रोने लगे। जज ने कहा कि जिस तरह का जघन्य अपराध एक असहाय लड़की के साथ किया गया, उसके लिए मृत्यु दंड से कम कोई सजा नहीं दी जा सकती। निर्भया के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाए जाने पर उनके माता पिता ने खुशी जताई है। मैं इतना खुश हूँ कि अब मतलब अपने मन से बयान नहीं कर सकता। मैं
इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। मतलब कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर लंबे समय सांस फंसी हुई थी, आज राहत की सांस आई और हमारे बेटी को भी आत्मा को शांति मिली। निर्भया गैंगरेप के चारों गुनहगारों को मिली फांसी की सजा के बाद साकेत कोर्ट के बाहर खुशियां मनाई जाने लगी। महिलाएं मिठाई का डिब्बा लेकर आई थी और जैसे ही फैसला आया लोगों ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। एक तरफ मिठाइयां बंट रही थी तो दूसरी तरफ महिला संगठन जश्न मना रहे थे। साकेत कोर्ट के बाहर भारी तादाद में महिलाएं जुटी थी। निर्भया गैंगरेप के चारों गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अब निर्भया, उसके परिवार वालों और देश को इंसाफ मिला है। दामिनी को इसमें न्याय मिला है, उसके फैमिली को न्याय मिला है और न्याय देवता ने समाज के ऐसे विद्रोही लोगों के लिए एक नया एग्जाम्पल रखा है। बचाव पक्ष के वकील ने फैसले पर सवाल उठाए। वकील एपी सिंह ने कहा कि सियासी दबाव में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाने का फैसला लिया। जजमेंट सरकार के इशारे पर दिया गया है और जज साहब ने सभी लोगों को बिना कुछ सोचे समझे केवल राजनीतिक दबाव में बिना किसी गवाही को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए बराबर मानते हुए सभी को फांसी की सजा का ऐलान किया है। बचाव पक्ष के वकील ने सवाल उठाया कि क्या इस फैसले के बाद देश में रेप की वारदात रुक जाएगी। वकील एपी सिंह ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की बात भी कही। दिल्ली गैंगरेप पर फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर मिलते ही अक्षय ठाकुर के घर में कोहराम मच गया। निर्भया गैंगरेप केस में फांसी की सजा पाए अक्षय ठाकुर की पत्नी ने कहा कि ये सजा उसे मंजूर नहीं है। आगे हम बढ़ना चाहते हैं, फैसला हमें मंजूर नहीं है। हमारे लिए क्या सरकार सोची है, हमें कौन देखेगा, हमें है कोई देखने वाला। वहीं अक्षय ठाकुर की मां भी फैसले से सदमे में है। उन्होंने कहा कि उनकी बहू और पोते को अब कौन देखेगा। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने चारों गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। आज कोर्ट ने जनता की उम्मीदों पर मोहर लगाई, कानून ने अपना काम किया है और चारों अभियुक्त को फांसी हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पूर्णिमा आडवाणी ने फैसले का स्वागत किया और जुडिशरी को बधाई दी। हालांकि निर्भया के गुनहगारों को फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन फैसला आने से पहले साकेत कोर्ट के बाहर लोगों ने फांसी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। तख्ती पोस्टर लेकर पहुंचे इन लोगों ने यही मांग रखी थी कि गैंगरेप के चारों गुनहगारों को फांसी ही मिले। साकेत कोर्ट के बाहर कुची के जरिए एक पेंटर ने निर्भया को मिले इंसाफ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शख्स बिहार के गया से आया है। गैंगरेप के फैसले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि इंसाफ मिला। हम जज की इस बात से सहमत हैं कि ऐसे अपराधों में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इस फैसले से यही संदेश निकला है। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि दिल्ली गैंगरेप केस में आए फैसले का हम स्वागत करते हैं। गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील के इस आरोप में है कि मैं हैरान हूं कि सरकार और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे चारों गुनहगारों की फांसी के लिए जिम्मेदार हैं। फिल्म अभिनेत्री बिपाशा बसु ने भी दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद ट्वीट किया कि आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिल ही गया। दिल्ली गैंगरेप पर आए फांसी के फैसले को लेकर अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी ट्वीट किया। रवीना ने कहा कि जनता की जीत है, निर्भया के गुनहगार अब फांसी पर लटकेंगे। खबर आसाराम की। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने लिए अलग से सुविधाएं देने की मांग की थी। के भीलवाड़ा में आसाराम के आश्रम के कब्जे से करीब 4.25 बीघा जमीन को मुक्त करवाया गया है। 15 साल से आसाराम के आश्रम ने इस जमीन पर कब्जा जमा रखा था।
आम आदमी की फिर जेब जली है। आज आधी रात से पेट्रोल ₹1.63 महंगा हो गया। 4 महीने में 7वीं बढ़ोतरी है। आप यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं, ₹1.63 का इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? महंगाई का एक और पंप। हम स्टूडेंट्स हैं, अब मतलब लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, उसी में सारे खर्चे निकालने पड़ते हैं। लेकिन वही है कि कॉलेज से आना ये सब आजकल बहुत ही महंगा पड़ता जा रहा है। सो पेट्रोल के प्राइसेस से हम बहुत परेशान हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से। विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी परिक्रमा के अंतिम दिन मकोड़ा में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अयोध्या फैजाबाद में 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। फर्जी पासपोर्ट के मामले में रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की देहरादून के सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। बालकृष्ण पर आरोप तय होने थे, लेकिन मामले में ही आरोपी बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्रिंसिपल कोर्ट में पेश नहीं हुए। छत्तीसगढ़ में सीएम रमन सिंह के कार्यक्रम के दौरान जमकर आइटम सॉन्ग बजाए गए। दुर्ग में छात्रों को लैपटॉप बांटे गए। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में एक परिवार ने यूपी सरकार में मंत्री कैलाश यादव पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इस परिवार की लड़की को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मिड डे मील खाकर 1 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। गोटे गांव में प्राइमरी स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चों के पेट में दर्द शुरू हुआ। बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। राजस्थान के अलवर में एक नर्सिंग स्टाफ पर महिला कैदी से रेप का आरोप लगाया। हत्या के मामले में सजा काट रही महिला को बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यूपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में न तो सांप्रदायिक दंगा हुआ है और न ही जातीय दंगा, बल्कि एक दुर्घटना है। जैसे 20 रुपया निठल्ले में मिलेंगे। मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा की वजह से कारोबार के साथ साथ ट्रांसपोर्ट को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। जिवारा इलाके में हुई इस वारदात के बाद पीड़ित को कुएं में फेंक दिया गया था। गंभीर स्थिति में पीड़ित को अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के लखीमपुर में पेशी के दौरान फरार हुए हिस्ट्री शीटर दोस्त मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना में बिजली विभाग के इंजीनियरों ने उग्र प्रदर्शन किया। इंजीनियर एमडी संजय अग्रवाल को हटाने की मांग कर रहे थे। गाजियाबाद के एक स्कूल टीचर पर अपने छात्र की पिटाई का आरोप लगाया। गोविंदपुरम के महर्षि विद्यापीठ में 11वीं में पढ़ाई करने वाले छात्र का आरोप है कि होमवर्क न करने पर टीचर ने उसे बेरहमी से पीटा। करनाल के कुंजपुरा में छेड़खानी करने के लिए एक टीचर को लोगों ने पीट डाला। बीच बचाव करने आई लेडी टीचर को भी लोगों ने नहीं बख्शा और चप्पलों से उसकी पिटाई कर डाली। बीती रात मुंबई के मलाड मावे इलाके में गणपति विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार एम्बुलेंस की चपेट में आने से 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। और वहीं गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में छेड़छाड़ मामले की जांच के लिए पुलिस पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। यहां की महिला गार्ड ने हॉस्टल के वार्डन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बिहार के हाजीपुर में हत्या पर जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां एक शख्स पर अपनी पत्नी की हत्या कर लाश गायब करने का आरोप लगा है।